सुप्रभात, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस कोर्स में जिसका नाम है एडवांस टॉपिक्स इन वायरलेस कम्युनिकेशन। मैं हूं प्रोफेसर विवेक अशोक बोहरा, ट्रिपल आईटी दिल्ली से। चलिए आरंभ करते हैं आज का लेक्चर। तो जैसे हमने पहले कुछ लेक्चर्स में बहुत सारे वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम्स के बारे में जानकारी प्राप्त की। हमने देखा कि एक वायरलेस सिस्टम कम्युनिकेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। प्रॉब्लम्स को बेसिकली हमने फीडिंग के माध्यम से कैरेक्टराइज किया। हमने देखा फीडिंग के कितने प्रकार होते हैं। उसके अलावा हमने ये भी देखा कि आप बेसिकली एक वायरलेस चैनल को किस तरह स्टोकेस्टिक मल्टीपैथ चैनल मॉडल के माध्यम से मॉडल कर सकते हैं। और बेसिकली स्टोकेस्टिक प्रोसेस और रैंडम वेरिएबल्स जैसे रेलेक फीडिंग और राइसिन फीडिंग के माध्यम से भी उसे एक मॉडलिंग प्रदान कर सकते हैं। उसके अलावा हमने चैनल कैपेसिटी के बारे में अत्यधिक जानकारी प्राप्त की। हमने वाटर फिलिंग के बारे में पढ़ा। हमने फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फीडिंग में वाटर फिलिंग किस तरह से आप अप्लाई करोगे उसके बारे में पढ़ा। उसके पश्चात हमने फिर एरर कंट्रोल कोड्स के बारे में पढ़ा, लीनियर ब्लॉक कोड्स के बारे में पढ़ा, कन्वोल्यूशनल कोड्स के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि टर्बो कोड्स का उपयोग कहाँ कर सकते हैं और ये कैपेसिटी अचीविंग कोड कैसे है। हमने लो डेंसिटी पैरिटी चेक कोड्स जो 5G सिस्टम्स में डेटा चैनल के लिए प्रयोग होता है उसके बारे में पढ़ा। फिर हमने पोलर कोड्स के बारे में पढ़ा जो बेसिकली 5G सेलुलर स्टैंडर्ड्स में कंट्रोल चैनल में उपयोग होता है। उसके उपरांत हमने फिर मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सिस्टम्स के बारे में पढ़ा। हमने ये जाना कि मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सिस्टम्स के की वजह से आप बेसिकली एक डाइवर्सिटी गेन, एरे गेन या स्प्लेशर मल्टीप्लेक्सिंग गेन प्राप्त कर सकते हैं। और हमने ये भी देखा कि बेसिकली आप जो माइमो रिसीवर्स होते हैं या माइमो इक्वलाइजेशन होते हैं उसे जीरो फोर्सिंग की मदद से या लीनियर एमएमएससी की मदद से आप जो ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन है उसे आप डिकोड कर सकते हो। उसके अलावा हमने माइमो सिस्टम के संदर्भ में भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेक्निक सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन या आइगन डिकम्पोजिशन के बारे में भी पढ़ा। हमने ये देखा कि सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन का प्रयोग करके आप एक माइमो चैनल को पैरेलल साइसो चैनल्स में डिकम्पोज कर सकते हो। और उसके उपरांत आप बेसिकली उसमें वाटर फिलिंग लगा के उसकी कैपेसिटी को ऑप्टिमाइज भी कर सकते हो। उसके अलावा हमने माइमो बीम फॉर्मिंग के बारे में पढ़ा। हमने ये भी जाना कि जब लो एसएनआर केसेस में वाटर फिलिंग जो माइमो वाटर फिलिंग अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो वो बेसिकली एक बीम फॉर्मिंग या आइगन बीम फॉर्मिंग के माध्यम से आप उसे समझ सकते हो। उसके अलावा हमने ये भी देखा कि माइमो के संदर्भ में आप बेसिकली वी ब्लास्ट डिकोडिंग का भी प्रयोग कर सकते हो, वी ब्लास्ट रिसीवर का भी प्रयोग कर सकते हो। उससे मेरा तात्पर्य ये है कि एक नॉन लीनियर रिसीवर है जिसपे आप एसआईसी लगा के हर एक सिंबल्स को ट्रांसमिट सिंबल्स को डिकोड कर सकते हो। उसके अलावा हमने ये भी पढ़ा बेसिकली आप एक मल्टीपल एक्सेस स्कीम्स का किस तरह से प्रयोग कर सकते हो वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम में। हमने मल्टीपल एक्सेस के संदर्भ में पहले हमने टीडीएमए के बारे में, फिर एफडीएमए के बारे में, फिर सीडीएमए के बारे में अत्यधिक जानकारी प्राप्त की। हमने ये देखा कि टीडीएमए और एफडीएमए जो है बेसिकली वो फर्स्ट जी सेकेंड जनरेशन सेलुलर सिस्टम से प्रयोग किया जाता है और सीडीएमए का प्रयोग थर्ड जनरेशन सेलुलर स्टैंडर्ड्स में किया गया है। उसके अलावा हमने ओएफडीएमए के बारे में अत्यधिक जानकारी प्राप्त की। हमने नॉन ऑर्थोगोनल मल्टीपल एक्सेस स्कीम्स जैसे पावर डोमेन नोमा और स्पार्स कोड मल्टीपल एक्सेस के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। इसके अलावा हमने मल्टी यूज़र माइमो जिसे हम स्पेशल डोमेन मल्टीपल एक्सेस के नाम से भी जानते हैं उसके बारे में भी अत्यधिक जानकारी प्राप्त की। अंत में हमने ये भी देखा कि मल्टी यूज़र सिनारियोज को किस तरह हम पोर्ट्रे कर सकते हैं, अपलिंक को किस तरह पोर्ट्रे कर सकते हैं, डाउनलिंक को किस तरह पोर्ट्रे कर सकते हैं। उसके अलावा हमने ये देखा कि टाइम डिवीजन डुप्लेक्सिंग और फ्रीक्वेंसी डिवीजन डुप्लेक्सिंग का प्रयोग करके कैसे आप अपलिंक और डाउनलिंक चैनल्स को सेग्रीगेट कर सकते हो। हमने ये भी देखा कि वाईफाई सिस्टम्स में आप किस तरह से एएमसी एडेप्टिव मॉड्यूलेशन एंड कोडिंग का प्रयोग कर सकते हो और उसका प्रयोग करके किस तरह से आप रेट में और बेसिकली ट्रांसमिटर स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी में और पावर एफिशिएंसी में सुधार ला सकते हो। आज के लेक्चर में हम बेसिकली ये देखेंगे कि ये जो सिस्टम्स हमने अभी तक पढ़े हैं उसका प्रयोग कहाँ पर, जैसे फर्स्ट जनरेशन सेलुलर स्टैंडर्ड्स या सेकंड जनरेशन सेलुलर स्टैंडर्ड्स या थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन या आज के युग में जिसे हम फिफ्थ जनरेशन सेलुलर स्टैंडर्ड्स कहते हैं उसका उपयोग कहाँ होता है और वाईफाई के संदर्भ में भी जो टेक्निक्स हमने पढ़ी है उसका उपयोग कहाँ होता है। आज बेसिकली हम एक ओवरव्यू कवर करेंगे और हम ये देखेंगे कि सेलुलर स्टैंडर्ड्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ है फर्स्ट जनरेशन से फिफ्थ जनरेशन तक और वाईफाई का भी एवोल्यूशन कैसे हुआ है 802.11b से आज की जनरेशन में हम जो 802.11ax की बात करते हैं या वाईफाई 6 की बात करते हैं इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ है।
चलिए आरंभ करते हैं आज का लेक्चर। तो जैसे मैंने बताया कि वाईफाई और सेलुलर दोनों का सॉर्ट ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑलमोस्ट सेम है। वाईफाई बेसिकली IEEE की तरफ से स्टैंडर्डाइजेशन होता है और सेलुलर का स्टैंडर्डाइजेशन थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट की बॉडी के द्वारा होता है। तो जैसे मैंने बताया कि वाईफाई का जो स्टैंडर्ड्स है, वाईफाई को वायरलेस लैन कहते हैं, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। तो वाईफाई, ये जो टॉप में आप जो ट्रेजेक्टरी देख रहे हैं वो वाईफाई की ट्रेजेक्टरी है, जिसे हम वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क भी कहते हैं। और जो उसके नीचे आप जो देख रहे हैं वो सेलुलर की ट्रेजेक्टरी है, सॉरी, वो सेलुलर की ट्रेजेक्टरी है। वो सेलुलर की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है। और ये जैसे मैंने बताया, सेलुलर बेसिकली थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट के द्वारा स्टैंडर्डाइजेशन किया जाता है, और जो वाईफाई है उसका स्टैंडर्डाइजेशन IEEE की वायरलेस लैन ग्रुप है उसके द्वारा किया जाता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे इस फिगर को, हमने इसमें जैसे मैंने बताया ये वाईफाई की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी को दिखाया है टॉप में, और उसके नीचे ही हमने सेलुलर की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी को दिखाया है। तो जो वाईफाई की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी आप देखोगे वो बेसिकली 1990s के आसपास स्टार्ट हुई थी, लेटर 1990s में स्टार्ट हुई थी। और जो प्रमुख पहला स्टैंडर्ड था वो था 802.11b, जो डायरेक्ट सीक्वेंस स्पेक्ट्रम के इस पे बेस्ड था और कॉम्प्लीमेंट्री कोड कीइंग के ऊपर बेस्ड था। DSS एक जैसे स्पेक्ट्रम टेक्निक है, उसके बेसिस पे 802.11b बेस्ड था, वो 1997-1999 में था। और उसकी स्पीड कुछ 11 मेगाबिट्स से कम होती थी, और इसकी जो बैंडविड्थ थी अराउंड 22 मेगाहर्ट्ज था। ये 1997 से 1999 तक काफ़ी इसका उपयोग होता था। उसके बाद आया 802.11ag, जहां पर बेसिकली मॉड्यूलेशन स्कीम डायरेक्ट सीक्वेंस स्पेक्ट्रम या कॉम्प्लीमेंट्री कोड कीइंग को चेंज करके OFDM का प्रयोग होने लगा। ये 1999 से 2003 तक था, और इसकी स्पीड 53 मेगाबिट्स पर सेकंड से कम थी। ये बेसिकली इसका हमने विस्तार में इसके बारे में चर्चा हमने फंडामेंटल्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन कोर्स में भी एक एग्जाम्पल द्वारा की थी। उसके बाद आया 802.11n, इसमें एक इंपॉर्टेंट एडिशन हुआ है, वो है माइमो का। इसमें 4x4 माइमो का प्रावधान दिया गया। इसमें बैंडविड्थ देखोगे 20 मेगाहर्ट्ज और 40 मेगाहर्ट्ज, तो दो चैनल सपोर्ट कर सकते थे, 20 मेगाहर्ट्ज का भी, 40 मेगाहर्ट्ज का भी। और इसकी जो डेटा रेट थी वो अराउंड 600 मेगाबिट से कम थी। और इसकी जो माइमो का प्रावधान था, मैंने जैसे बताया, वो 4x4 का था। ये 2009 में लॉन्च हुआ था। उसके बाद आया 802.11ac। आजकल जितने भी आप बेसिकली लैपटॉप या मोबाइल फोन्स देखते हैं, उसमें बेसिकली 802.11ac का ही प्रयोग होता है। और इसमें मल्टी यूजर माइमो का उपयोग किया गया था। और इसमें जैसे मैंने मल्टी यूजर माइमो को विस्तार में लास्ट लेक्चर में कवर किया था, और इसमें 8x8 स्पेशल स्ट्रीम का प्रावधान था, और ये 2013 में लॉन्च हुआ था। उसके बाद आया 802.11ax, ये काफी रीसेंट, जिसे हम वाईफाई 6 के माध्यम से भी जानते हैं, जैसे पहला वाला वाईफाई 1, वाईफाई 2, 3, वाईफाई 4, 5 और वाईफाई 6। ये वाईफाई हम जनरली इसे वाईफाई 1 के नाम से भी जानते हैं। तो ऐसे वाईफाई 6 802.11ax स्टैंडर्ड, और ये काफी इसमें OFDMA का प्रयोग हुआ है डाउनलिंक के लिए। ये OFDMA मल्टीपल एक्सेस स्कीम का प्रयोग होता है डाउनलिंक के लिए। इसके पहले बेसिकली TDMA और CSMA वगैरह का प्रयोग होता था। तो इसमें OFDMA का प्रयोग हुआ है वाईफाई 6 में, और इसमें जो डेटा रेट आपको मिलेगी वो कुछ 9.6 गीगाबाइट्स पर सेकंड के आसपास मिलती है। और इसमें जो स्पेशल स्ट्रीम ये सपोर्ट कर सकता है वो 8x8 का है। और उसके बाद अभी रिसेंटली जिसमें काम चल रहा है वायरलेस लैन ग्रुप में, वो होता है एक्सट्रीमली हाई थ्रूपुट स्टैंडर्ड, जिसे हम कहते हैं 802.11be। इसकी 2024 के अंत में आने की संभावना है। और इसमें एक एडिशनल फीचर आप देखोगे, इसमें 4096 QAM का प्रावधान है, जो बेसिकली 12 बिट्स पर सिंबल आपको प्रदान कर सकता है। और इसमें एक बेसिकली बेनिफिट ये भी है, मल्टी लिंक ऑपरेशन, जिसमें एक्सेस पॉइंट्स जो है वो आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं। आप डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंड्स को भी कंबाइन कर सकते हो। आप बेसिकली जो वाईफाई जो 2.4 गीगाहर्ट्ज बैंड, 5 गीगाहर्ट्ज बैंड और 6 गीगाहर्ट्ज बैंड को आप इसमें कंबाइन कर सकते हो। ये एक्सट्रीमली हाई थ्रूपुट प्रदान करेगा इसमें, और इसमें हाइब्रिड ऑटोमेटिक रिपीट एंड रिक्वेस्ट का भी प्रावधान है इसमें।
तो ये ग्रोथ देख रहे हो आप, टॉप में जो देख रहे हो वाईफाई का ग्रोथ है 802.11b से 802.11a G, फिर 802.11n, 802.11ac, फिर 802.11ax, उसके बाद 802.11be, जो 2024 के अंत तक आने की संभावना है उसमें। अगर मैं सेलुलर का ग्रोथ देखूं तो पहले जो सिस्टम्स आए थे वो 2G या 2.5G के माध्यम से जानते हैं, जैसे जीएसएम सिस्टम है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, उसे हम 2G स्टैंडर्ड्स के माध्यम से जानते हैं, जिसमें TDMA FDMA का प्रयोग हुआ था। उसके बाद उसका अपग्रेडेशन हुआ GPRS के नाम से, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, और उसके बाद उसका अपग्रेडेशन हुआ एज के नाम से, एनहांस डेटा रेट फॉर GSM एवोल्यूशन। और ये बेसिकली इन दोनों स्टैंडर्ड को जनरली बहुत लोग 2.5 GB कहते हैं, और इसकी बैंडविड्थ अराउंड 200 किलोहर्ट्ज के आसपास थी, और इसकी डेटा रेट में जो आपको मिल सकती थी वो अराउंड 220-230 के किलोबिट्स पर सेकंड के आसपास थी। और इसमें ये पहला डिजिटल स्टैंडर्ड था, इसमें GMS के मॉड्यूलेशन स्कीम का प्रयोग किया गया था, और इसके अलावा इसमें जैसे मैंने पहले भी बताया मल्टीपल एक्सेस के माध्यम में इसमें FDMA/TDMA का प्रयोग किया गया था। उसके बाद आता है थर्ड जनरेशन सेलुलर सिस्टम्स, जिसमें 1999-2007 तक इसका उपयोग किया गया था। इसमें वाइड बैंड कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस का प्रयोग किया गया था। इसे UMTS स्टैंडर्ड भी कहते हैं, यूनिवर्सल मोबाइल टेलीफोनिक सिस्टम स्टैंडर्ड, और HSPA हाई स्पीड पैकेट एक्सेस का प्रावधान था इसमें, और इसकी बैंडविड्थ अराउंड 5 मेगाहर्ट्ज थी, और इसमें डेटा रेट आपको मिल जाते थे 7.68 मेगाबिट्स पर सेकेंड। और इसमें जो मल्टीपल एक्सेस स्कीम का प्रयोग किया गया था वो था कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस, जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ चुका है। अब हम बढ़ते हैं LTE की तरफ, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। इसे कोई लोग 3.5G के माध्यम से भी जानते हैं, और इसमें बैंडविड्थ कुछ 20 मेगाहर्ट्ज था, और आपको डेटा रेट कुछ 300 मेगाबिट्स पर सेकेंड में डाउनलिंक में, और अपलिंक में 75 मेगाबिट्स पर सेकेंड मिल सकता। तो डाउनलिंक में अगर आप देख रहे हो तो 300 मेगाबिट्स पर सेकेंड, और अपलिंक में 75 मेगाबिट्स पर सेकेंड, और इसमें 4x4 स्पेशल स्ट्रीम की व्यवस्था थी। तो 4x4 यानी ट्रांसमीटर में 4, और ये 4 एक यूजर इक्विपमेंट में 4 एंटीनास को सपोर्ट कर सकता था। उसके बाद आता है LTE एडवांस, जिसे हम ट्रू 4G स्टैंडर्ड के नाम से जानते हैं। LTE एडवांस में बहुत सारे एडिशनल फीचर्स ऐड की गई थी, उसमें से प्रोमिनेंट फीचर्स जो थी उसमें से एक था कैरियर एग्रीगेशन। कैरियर एग्रीगेशन से मेरा तात्पर्य यह है कि जहां पर आप मल्टीपल कैरियर्स को आप एग्रीगेट करके सम थ्रूपुट बढ़ा सकते हो। तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंड्स के आप डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, 1 गीगाहर्ट्ज की कुछ बैंड्स है, 2 गीगाहर्ट्ज की कुछ बैंड्स है जो LTE को एलोकेट की गई है, उनको आप एग्रीगेट करके टोटल बैंडविड्थ बढ़ा के आप हायर थ्रूपुट अचीव कर सकते थे। इसके अलावा इसमें कोऑर्डिनेटेड मल्टी पॉइंट एक्सेस का प्रावधान था, जिसमें बेसिकली आप डिफरेंट बेस स्टेशन एक दूसरे से बात करके जो सेल एज यूजर्स की परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट ला सकते थे। इसमें नैरो बैंड IoT भी था, जिसमें बेसिकली आप लो पावर डिवाइसेस को सपोर्ट करने के लिए काफ़ी मॉडिफिकेशंस किए गए थे इसके ट्रांसमिशन फ्रेम स्ट्रक्चर में। उसके बाद इसमें डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेशन, व्हीकुलर टू एक्स कनेक्टिविटी भी शामिल की गई थी अलग अलग रिलीजेस में। इसके बारे में संक्षेप में हम आगे जाके भी पढ़ेंगे। जहां डिवाइस टू डिवाइस से मेरा तात्पर्य ये है कि आप बेस स्टेशन को बाईपास करके एक मोबाइल फोन से दूसरे मोबाइल फोन में डायरेक्टली बात कर सकते थे। आप किसी कंट्रोल इन्फॉर्मेशन जो थी वो बेस स्टेशन द्वारा भेजी जाएगी, इन डेटा जो कनेक्टिविटी थी वो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर डायरेक्टली भेजी जाती थी, इसलिए इसे डिवाइस टू डिवाइस कहा जाता था। इसमें साइड लिंक वगैरह का भी प्रयोग किया गया था। उसके बाद व्हीकुलर टू एक्स, ये भी एक इसमें व्यवस्था थी, जिसमें ऑप्शनल व्यवस्था थी, जिसमें व्हीकल कोई भी व्हीकल दूसरे व्हीकल से LTE स्टैंडर्ड द्वारा या सेलुलर स्टैंडर्ड द्वारा कम्युनिकेट कर सकता है। एक व्हीकल दूसरे व्हीकल से, एक व्हीकल कोई रोड साइड यूनिट इंफ्रास्ट्रक्चर से, एक व्हीकल किसी नेटवर्क से, एक व्हीकल किसी और बेसिकली व्हीकल से भी कम्युनिकेट कर सकता है, इसलिए इसे V2X के माध्यम से जाना जाता है। ये सब व्यवस्था भी LTE एडवांस स्टैंडर्ड में थी, और इसकी जो बैंडविड्थ थी वो 100 मेगाहर्ट्ज थी, और कैरी एग्रीगेशन करके जो इसमें आप मैक्सिमम 30 और कैरियर्स भी एग्रीगेट कर सकते थे। और इसमें जो आपको डाउनलिंक स्पीड मिलती थी वो थी 3 गीगाबिट्स पर सेकेंड, और अपलिंक स्पीड जो इसमें मिलती थी वो थी 1.5 गीगाबिट्स पर सेकेंड। अगर मैं इंडिया के संदर्भ में और या भारत के संदर्भ में इसके लिए बात करूं तो भारत में सबसे ज़्यादा किसी सेलुलर स्टैंडर्ड का प्रयोग होता है वो है 4G LTE का ही होता है। अगर आप गांव में भी जाओ, बहुत सारे टाउन्स में जाओ, विलेजेस में भी जाओ, शहर में भी जाओ, तो वहाँ पर देखोगे आप मेजोरिटी जो कनेक्टिविटी मिलती है सब अर्बन्स में, अर्बन्स में और वेल डेवलप्ड रूरल एरियाज में, वो है 4G LTE।
LTE में एक और खास बात यह है कि इसकी जो डाउनलिंक होती है वो ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस होती है, और अपलिंक जो होती है वो सिंगल कैरियर FDA में होती है, इसमें मल्टीपल एक्सेस। उसके बाद हम आते हैं 5G NR पे। 5G सिस्टम्स, NR से मेरा तात्पर्य न्यू रेडियो है। तो इसमें बहुत सारे एडिशनल फीचर्स ऐड की गई थी जो 4G और उसके पहले वाले स्टैंडर्ड्स में नहीं थी, जैसे फ्लेक्सिबल न्यूमरोलॉजी, आप सब कैरियर स्पेसिंग्स ऑन द फ्लाई चेंज कर सकते हो। इसके अलावा इसमें एरर करेक्शन कोड्स भी बदला गया था। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि 5G NR में अगर आप डेटा की बात करें तो उसके लिए आप लो डेंसिटी पैरिटी चेक कोड्स का प्रयोग करते हो, और अगर मैं कंट्रोल चैनल की बात करूं तो उसमें बेसिकली पोलार कोड्स का प्रयोग होता है। और इसमें मैसिव माइमो की भी फीचर्स दी हुई है, और इसके अलावा इसमें मिलीमीटर वेव का भी प्रावधान है। बेसिकली आप अगर मिलीमीटर वेव 28 गीगाहर्ट्ज में ट्रांसमिशन करना चाहते हो तो इसके लिए भी स्मॉल सेल्स के लिए, शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए भी मिलीमीटर वेव का आप उपयोग कर सकते हो। ये भी एक फीचर 5G स्टैंडर्ड में आया था। और जो एस्टिमेटेड स्पीड आपको मिल सकती है उसमें 5 गीगाबिट्स पर सेकंड डाउनलिंक में, और उसकी इंक्रीज 50 गीगाबिट्स पर सेकंड आगे के रिलीज में भी आपको मिल सकती है। तो अगर आप देखोगे ये दोनों स्टैंडर्ड को कंपेयर करोगे, IEEE के जो वायरलेस लैन स्टैंडर्ड है, वाईफाई स्टैंडर्ड है, और 3GPP के जो सेलुलर स्टैंडर्ड्स है, हर एक स्टैंडर्ड एक नया कुछ फीचर लाता है एज कंपेयर टू द प्रीवियस स्टैंडर्ड। तो अगर मैं करंट वाईफाई 6 की बात करूँ जो 802.11ax है, उसमें भी मल्टी यूजर माइमो का फीचर है, की व्यवस्था है। उसमें आप 8 स्पेशल स्ट्रीम्स को साइमल्टेनियसली सपोर्ट कर सकते हो। उसमें 2048 क्वाम का मॉड्यूलेशन का उपयोग कर सकते हो, और उसमें डेटा रेट भी काफ़ी ज़्यादा आपको मिल सकती है। सिमिलरली अगर मैं सेलुलर स्टैंडर्ड 5G की बात करूँ, आप हम लोग अभी करंटली 5G स्टैंडर्ड का डिप्लॉयमेंट देख रहे हो, आप इंडिया में काफ़ी हद तक इसका डिप्लॉयमेंट हो रहा है। इसकी वजह से भी आपके डेटा रेट में काफ़ी वृद्धि आई है, अपलिंक के डेटा रेट में भी, डाउनलिंक के डेटा रेट में भी, और बेसिकली ये डिवाइसेस कनेक्टिविटी के लिए भी काफ़ी उपयोगी स्टैंडर्ड है। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।